बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेग्लिजेंस अंडर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नेग्लिजेंस अंडर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि नेग्लिजेंस क्या है। शुरू से लेकर आखिर तक पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे इंशाल्लाह, और इसमें केस लॉज भी पढ़ेंगे। और अगर आप लॉ ऑफ टॉर्ट्स में नेग्लिजेंस सही तरीके से समझ गए तो आप लॉ ऑफ टॉर्ट आगे आसानी से समझ सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं। व्हाट इज़ नेग्लिजेंस? नेग्लिजेंस एक ऐसा वर्ड है जो लैटिन वर्ड से लिया गया है, नेग्लिजेंशिया से, जिसकी माना है केयरलेसनेस, यानी कि लापरवाही करना। अब नेग्लिजेंस की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। नेग्लिजेंस इज ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी, यानी कि अपनी लीगल ड्यूटी को ब्रीच करना, लीगल ड्यूटी को तोड़ना या अपनी लीगल ड्यूटी नहीं निभाना। आगे कहता है नेग्लिजेंस इज फेलियर टू परफॉर्म एन एक्ट विच ए रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन वुड हैव परफॉर्म सेम वर्क इन सेम सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस। इसमें कहता है कि अगर एक बंदा कोई भी काम परफॉर्म करने में फेल हो जाता है, अगर उसकी जगह कोई और बंदा होता और वो ये काम करता तो वो सेम सिचुएशन में वो परफॉर्म कर जाता, उसे हम नेग्लिजेंस कहेंगे। अब जो नेग्लिजेंस एक्ट होता है, यानी कि नेग्लिजेंस एक्ट तो नहीं होता, ओमिशन होता है, यानी कि कोताही करता है। नेग्लिजेंस यानी कि अपने काम में कोताही करना, अपना काम नहीं करना। अब नेग्लिजेंस इज नॉन इंटेंशनल टोर्ट। नेग्लिजेंस एक नॉन इंटेंशनल टोर्ट है, यानी कि जो उसमें नेग्लिजेंस करता है कोई बंदा, उसका इंटेंशन नहीं होता, वो नॉन इंटेंशनल होता है, उसका इरादा नहीं होता कि वो करे, यानी कि उसकी कोताही होती है, ओमिशन होती है। और उसकी कोताही की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से अगर किसी बंदे को इंजरी होती है, और इंजरी इसलिए होती है कि उस बंदे की उसमें केयर एंड अटेंशन शामिल नहीं थी, यानी कि उसकी तवज्जो शामिल नहीं थी, इसलिए अगले बंदे की जो है इंजरी हो गई। अब आगे आता है डिग्रीज ऑफ नेग्लिजेंस। अब डिग्रीज ऑफ नेग्लिजेंस 3 हैं। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ नेग्लिजेंस: लाइट नेग्लिजेंस, ऑर्डिनरी नेग्लिजेंस एंड ग्रॉस नेग्लिजेंस। अब यहाँ डिग्रीज ऑफ नेग्लिजेंस क्यों ज़रूरी हैं? डिग्रीज ऑफ नेग्लिजेंस इसलिए ज़रूरी हैं कि कौन सा एक्ट है, नेचर ऑफ एक्ट को देख के उसके बेसिस पे डिग्रीज ऑफ केयर रिकॉर्ड होती हैं, यानी कि डिग्रीज ऑफ केयर इज रिकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्ट। अब पढ़ते हैं कि स्लाइट नेग्लिजेंस क्या है। ए डिग्री ऑफ नेग्लिजेंस इन विच ए वेरी लो care and attention is required to perform an act, and if someone failed to fulfill care and attention, it means it has committed slight negligence। यानी कि slight negligence में क्या होता है कि वहाँ care and attention बहुत ही कम रिकॉर्ड होता है, यानी कि कोई भी एक्ट है उसमें आपको केयर एंड अटेंशन बहुत ही कम इस्तेमाल करना पड़ेगा, रिकॉर्ड होता है वहाँ। अगर फिर भी कोई बंदा वो केयर एंड अटेंशन फुलफिल नहीं कर सकता, वो केयर एंड अटेंशन उसको नहीं दे सकता, तो इसका मतलब उसने एक स्लाइट नेग्लिजेंस किया है। उसके बाद है ऑर्डिनरी नेग्लिजेंस। ए डिग्री ऑफ नेग्लिजेंस इन विच एवरेज और मीडियम केयर एंड अटेंशन इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एन एक्ट, एंड इफ समवन कैन नॉट फुलफिल केयर एंड अटेंशन, इट मीन्स ही हैज़ कमिटेड ऑर्डिनरी नेग्लिजेंस। यानी कि ऑर्डिनरी नेग्लिजेंस में क्या होता है कि वहाँ केयर एंड अटेंशन एवरेज यानी कि मीडियम रिकॉर्ड होती है, और अगर वो बंदा वहाँ एवरेज केयर एंड अटेंशन नहीं दे सकता, फुलफिल नहीं कर सकता, तो उसका मतलब उसने जो है ऑर्डिनरी नेग्लिजेंस कमिट किया है। उसके बाद है स्लाइट नेग्लिजेंस। ए डिग्री ऑफ नेग्लिजेंस इन विच ए वेरी हाई केयर एंड अटेंशन इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एन एक्ट। यू हैव टू एक्ट लाइक ए प्रोफेशनल, लाइक बीइंग ए प्रोफेशनल टू परफॉर्म ए स्लाइट केयर एंड अटेंशन। यानी कि इसमें क्या होता है कि आपको हाई अटेंशन एंड केयर रिकॉर्ड होता है कोई भी एक्ट परफॉर्म करने में, लेकिन अगर कोई भी बंदा वो एक्ट और कोई भी बंदा उस एक्ट को परफॉर्म करने के लिए केयर एंड अटेंशन, वेरी हाई केयर एंड अटेंशन नहीं दे सकता, तो उसका मतलब उसने स्लाइट नेग्लिजेंस परफॉर्म किया है। स्लाइट नेग्लिजेंस में यानी कि केयर एंड अटेंशन वेरी हाई रिकॉर्ड होती है, यानी कि आपको प्रोफेशनल होके, जैसे कि प्रोफेशनल्स काम करते हैं, प्रोफेशनल होके आपको ये काम करना पड़ेगा। अब ये तो हो गई डिग्रीज ऑफ नेग्लिजेंस। अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ नेग्लिजेंस। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ नेग्लिजेंस। फर्स्ट है नॉन फिशंस, और सेकंड है मिसफिशंस, एंड थर्ड है मेलफिशंस।
व्हाट इज नॉन फिसेंस? नॉन फिसेंस यानी कि नॉट डूइंग द एक्ट विच यू हैड टू डू, यानी कि जो आपको काम करना था, जो आपकी ड्यूटी थी, जो आपका फ़र्ज़ था, वो आपने नहीं किया, तो उसको हम नॉन फिसेंस कहेंगे। यानी कि कोई भी आप काम आपका फ़र्ज़ था और आपने वो काम नहीं किया, इसका मतलब आपने नॉन फिसेंस किया। यानी कि जैसे कि पुलिस की ड्यूटी होती है, अगर पुलिस वाले रास्ते में खड़े हैं अपनी ड्यूटी पे और वहाँ रॉबरी हो रही है और वो उनको नहीं रोक रहे, तो इसका मतलब उन्होंने नॉन फिसेंस किया। ठीक है, वहाँ उनकी ड्यूटी थी लेकिन उन्होंने नहीं की, उसका मतलब उन्होंने नेग्लिजेंस की। वो नेग्लिजेंस कौन सी है? वो नेग्लिजेंस है नॉन फिसेंस, यानी कि नॉट डूइंग द एक्ट विच यू हैड टू डू। जो काम आपको करना था वो आपने नहीं किया, इसका मतलब नॉन फिसेंस। सेकंड है मिसफिसेंस, यानी कि डूइंग एक्ट रॉन्गफुली, यानी कि उसमें आपने काम नहीं किया नॉन फिसेंस में। मिसफिसेंस में आपने काम तो किया लेकिन रॉन्गफुली किया, डूइंग एक्ट रॉन्गफुली, इम्प्रॉपरली या स्किपली, यानी कि आपने काम तो किया लेकिन सही तरीके से नहीं किया, इम्प्रॉपरली किया, या उसमें कुछ चीज़ें आपने छोड़ दी, स्किप कर दी। मिसाल के तौर पर आप सर्जन हो, ठीक है, और ऑपरेशन कर रहे हो, कैंची अंदर ही रह गई, यानी कि आपने ये काम प्रॉपर वे से नहीं किया, काम तो किया लेकिन मिसफिसेंस किया, इसको हम मिसफिसेंस कहेंगे, कैंची अंदर रह गई। उसके बाद है मेलफिसेंस। मेलफिसेंस यानी कि डूइंग रॉन्ग और इलीगल, यानी कि जो आप काम कर रहे हो वो है ही इलीगल, यानी कि है ही रॉन्ग। नेग्लिजेंस एक तो अपने आप में ही रॉन्ग है, नेग्लिजेंस यानी कि अपने आप में ही वो गलत है। उसके बाद उसमें आप और रॉन्ग कर रहे हो, यानी कि मेलफिसेंस यानी कि डूइंग रॉन्ग और इलीगल, यानी कि जो आप काम कर रहे हो वो गलत है या इलीगल है। ठीक, ये हैं तीनों फॉर्म्स ऑफ नेग्लिजेंस। यानी कि नॉन फिसेंस यानी कि जो आप जो आपकी ड्यूटी है वो आप काम नहीं कर रहे, इसका मतलब नॉन फिसेंस। मिसफिसेंस यानी कि आप काम तो कर रहे हो लेकिन प्रॉपर वे में नहीं कर रहे हो, इम्प्रॉपरली कर रहे हो, रॉन्गफुली कर रहे हो। फिर है मेल फिसेंस। मेल फिसेंस यानी कि जो आप काम कर रहे हो वो है ही गलत, यानी कि इलीगल है। मेल फिसेंस में भी हम एक डॉक्टर का मिसाल ले लेते हैं कि अगर वो किसी को दवाई देता है, दवाई तो देता है लेकिन वो 2 नंबर जो फेक दवाइयाँ होती हैं वो फेक देता है, यानी कि उसने काम किया लेकिन इलीगल किया, यानी कि डूइंग रॉन्ग और इलीगल। मेलफिसेंस का ये एक मिसाल है, यानी कि कोई डॉक्टर उसको मेडिसिन दे रहा है, वो गलत दे रहा है, 2 नंबर दे रहा है, फेक दे रहा है, तो इसका मिसाल आप ऐसे समझ सकते हैं मेलफिसेंस। और मिसफिसेंस में मैंने आपको वो बताया कि डॉक्टर ने सर्जरी की और जो है कैंची अंदर ही रह गई, यानी कि उसने जो काम किया वो इम्प्रॉपरली किया। और नॉन फिसेंस में जिसका फ़र्ज़ था, यानी कि पुलिस वाले का फ़र्ज़ था रॉबरी को रोके और उसने रोका ही नहीं, वो है नॉन फिसेंस। आर 4 एलिमेंट्स ऑफ नेग्लिजेंस, यानी कि नेग्लिजेंस के जो एलिमेंट्स हैं वो 4 हैं। यानी कि जिसने प्लेंटिफ ने अगर किसी के खिलाफ कोर्ट में केस किया है तो प्लेंटिफ को ये 4 एलिमेंट्स साबित करने होंगे, उसके बाद प्लेंटिफ को जो है कोर्ट डैमेजेस देगी, यानी कि कोर्ट की तरफ से डैमेजेस का फैसला उसको मिलेगा। अब पहला एलिमेंट क्या है? पहला एलिमेंट है ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स द प्लेंटिफ, दूसरा है ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी, तीसरा है काजेशन और चौथा है इंजरी या हार्म। अब हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं और समझते हैं और उसके बाद हम केस लॉज को पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसको हम क्लियर करते हैं। अब पहला है ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स द प्लेंटिफ। इट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नेग्लिजेंस इन विच प्लेंटिफ हैज़ टू एस्टेब्लिश द ड्यूटी ऑफ केयर ऑफ द डिफेंडेंट, यानी कि ये नेग्लिजेंस का पहला एलिमेंट है जिसमें प्लेंटिफ यानी जिसने केस किया है उसको ये साबित करना होगा कि डिफेंडेंट की यहाँ ड्यूटी ऑफ केयर थी। ठीक, पहला नेग्लिजेंस का जो पहला एलिमेंट है ड्यूटी ऑफ केयर, उसमें प्लेंटिफ को ये साबित करना होगा कि इसने इसकी जो है ड्यूटी ऑफ केयर थी और इसने ये ड्यूटी ऑफ केयर नहीं की, यानी कि इसको साबित करना पड़ेगा। पहले ड्यूटी ऑफ केयर तो होनी चाहिए ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई स्विमिंग पूल में डूब रहा है और आप साइड से जा रहे हैं तो आपकी वहाँ ड्यूटी ऑफ केयर नहीं है कि उसको बचाएं, ठीक है। लेकिन अगर वहीं कोई चौकीदार खड़ा है स्विमिंग पूल का, अगर वो उसको नहीं बचाता तो उसकी वहाँ ड्यूटी ऑफ केयर है उसको बचाने की। लेकिन आप अगर अनजान आदमी हैं तो आपकी तो वहाँ ड्यूटी ऑफ केयर नहीं है ना। तो पहले एलिमेंट में प्लेंटिफ को ये साबित करना पड़ेगा कि जिसके खिलाफ उसने केस किया है क्या उसकी ड्यूटी ऑफ केयर बनती है। दूसरा एलिमेंट है ब्रीच ऑफ ड्यूटी, यानी कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी इज द फेलियर टू मेंटेन द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ केयर। इसमें डिफेंडर को इसमें प्लेंटिफ को यह साबित करना पड़ेगा कि डिफेंडेंट ने ड्यूटी को ब्रीच किया है,
यानी कि उसकी ड्यूटी थी, उसने वो ड्यूटी नहीं निभाई, यानी कि इसमें डिफेंडेंट रिक्वायर्ड केयर जो है मेंटेन करने में फेल हो गया। यानी कि अगर जो बाहर चौकीदार खड़ा है, किसी की चोरी हो रही है, तो वहाँ उसकी ड्यूटी ऑफ केयर है कि उस चोर को रोके, लेकिन उसने उस चोर को नहीं रोका, यानी कि इसने ब्रीच ऑफ ड्यूटी की। ठीक है, अब उसको रोका लेकिन सही तरीके से नहीं रोका, जैसे मैंने आपको पहले बताया, नॉन फिशंस, मिसफिशंस, मेल फिशंस, यानी कि वहाँ उसने रिक्वायर्ड केयर एंड अटेंशन नहीं दी, यानी कि उस चोर को पहले तो रोका नहीं। ठीक है, रोका नहीं तो उसकी ब्रीच ऑफ ड्यूटी है। ठीक है, लेकिन अगर रोका लेकिन सही तरीके से नहीं रोका, यानी कि स्किप किया, इम्प्रॉपरली किया, यानी कि वहाँ वो रिक्वायर्ड केयर एंड अटेंशन नहीं दे सका, यानी कि ये भी प्लेंटिफ को साबित करना पड़ेगा। पहले उसने साबित किया कि इसकी ड्यूटी ऑफ केयर थी, उसके बाद इसको ये साबित करना पड़ेगा कि इसकी ड्यूटी ऑफ केयर थी लेकिन इसने ब्रीच की। ठीक है, उसके बाद है काजेशन। अब काजेशन क्या है? काजेशन इज कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन डिफेंडेंट एक्ट एंड प्लेंटिफ्स इंजरी। काजेशन डिफेंडेंट के एक्ट और प्लेंटिफ की इंजरी के बीच एक लिंक है, यानी कि डिफेंडेंट ने कोई एक्ट किया, उसकी वजह से जो है प्लेंटिफ को इंजरी हुई, इसको हम काजेशन कहेंगे। यानी कि यहाँ प्लेंटिफ को दिखाना पड़ेगा कि ये इंजरी या डैमेज डिफेंडेंट की एक्ट की वजह से हुआ है। प्लेंटिफ नीड्स टू शो अदर पार्टीज ब्रीच ऑफ ड्यूटी वाज बोथ एक्चुअल काज एंड प्रोक्सीमेट काज। अब जो काजेशन है, काजेशन के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है एक्चुअल काज, और एक्चुअल काज को हम काज इन फैक्ट भी कहेंगे, और एक्चुअल काज को साबित करने के लिए उसकी बट फॉर टेस्ट होती है, और दूसरा है प्रोक्सीमेट काज, है या। अब काजेशन में दो कंपोनेंट्स हैं, एक्चुअल काज एंड प्रोक्सीमेट काज। अब प्लेंटिफ को कोर्ट में ये दिखाना पड़ेगा कि जो ये इंजरी हुई है वो डिफेंडेंट की एक्चुअल काज और प्रोक्सीमेट काज दोनों की वजह से हुई है, यानी कि उसको वहाँ एक्चुअल काज भी साबित करना पड़ेगा और प्रोक्सीमेट काज भी साबित करना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो उसने जो है ड्यूटी ऑफ केयर वो साबित कर दी, उसके बाद ब्रीच ऑफ ड्यूटी साबित कर दी। अब इसको काजेशन में प्रोक्सीमेट काज और एक्चुअल काज भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब एक्चुअल काज क्या है? एक्चुअल काज को काज इन फैक्ट भी कहा जाता है, और इसको करने के लिए बट फॉर टेस्ट होती है। ठीक है, व्हाट इज एक्चुअल काज? द प्लेंटिफ्स इंजरी वुड नॉट हैव अकर्ड विदाउट डिफेंडेंट्स एक्ट। यानी कि एक्चुअल काज में प्लेंटिफ ये बताता है कोर्ट को कि इंजरी के अगर डिफेंडेंट ये काम नहीं करता तो इंजरी हैपन नहीं होती, यानी कि ये बट फॉर टेस्ट है, अगर ये काम ये नहीं करता तो हमको ये इंजरी हैपन नहीं होती। जैसे मैंने पहले आपको मिसाल बताया कि बाहर चौकीदार खड़ा है, वो चोर को रोक नहीं रहा, ठीक है, और उनकी चोरी हो गई, तो अब प्लेंटिफ ये कहेगा कोर्ट में कि अगर जो है चौकीदार अपनी ड्यूटी को ब्रीच नहीं करता, अगर नेग्लिजेंस नहीं करता, यानी कि अगर चोर को रोकने में कोताही नहीं करता तो हमारी ये चोरी नहीं होती। अब दूसरा मिसाल सुनो कि अगर कोई कार चला रहा है, ठीक है, और कार चलाते वक्त मोबाइल भी चला रहा है, यानी कि वो नेग्लिजेंस कर रहा है। ठीक है, अब किसी को लग गई, ठीक है, उसने केस किया, अब वो ये यहाँ साबित करेगा कि अगर ये कार में मोबाइल नहीं चलाता तो हमारी इंजरी नहीं होती। ठीक है, एक्चुअल काज में ये होता है, यानी कि ये डायरेक्ट लिंक होती है डिफेंडेंट के एक्ट और इंजरी और प्लेंटिफ की इंजरी के बीच, यानी कि अगर वो ये काम नहीं करता तो ये चीज़ ना होती। उसके बाद ये साबित हो गया तो उसको कोर्ट में प्रोक्सीमेट काज शो करना पड़ेगा। प्रोक्सीमेट काज को लीगल काज भी कहा जाता है। अब प्रोक्सीमेट काज क्या है? द प्लेंटिफ्स इंजरी वाज डायरेक्टली काज्ड बाय द डिफेंडेंट्स एक्ट एंड वाज रीजनेबली फोर्सिएबल रिजल्ट ऑफ द डिफेंडेंट एक्ट। अब यहाँ जो है प्लेंटिफ को ये दिखाना पड़ेगा, एक तो जो है इंजरी जो काज हुई है वो डिफेंडेंट की एक्ट की वजह से हुई है। ठीक है, और यहाँ प्रोक्सीमेट काज में जो मेन बात है वो कोर्ट में उसको ये साबित करनी पड़ेगी कि जो ये डिफेंडेंट था वो रीजनेबली फोर्सिएबल था, यानी कि इसको पहले से ही पता था, ये प्रिडिक्टेबल था, वाकिफ था कि अगर ये मैं नेग्लिजेंस करता हूँ तो इससे किसी का नुकसान हो सकता है, यानी कि रीजनेबल फोर्सिएबल था। प्रोक्सीमेट काज में जो है यानी कि कोई बंदा रीजनेबल फोर्सिएबल था पहले से, यानी कि उसको इम्कान था कि अगर मैं कार में मोबाइल चलाता हूँ तो किसी का नुकसान हो सकता है, तो ये है प्रोक्सीमेट काज। ठीक है, एक्चुअल काज में उसको ये साबित हो, उसने प्लेंटिफ ने ये साबित किया कि अगर ये काम ये नहीं करता तो ये काम नहीं होता। ठीक है, यानी कि अगर ये कार तेज़ नहीं चलाता तो हमारी इंजरी
हमारा नुकसान नहीं होता। एक्चुअल काज में उसने ये साबित किया। अप्रोक्सीमेट काज में ये साबित करेगा कि जो ये डिफेंडेंट है यानी कि जो कार चला रहा है इसको ये प्रेडिक्टेबल था, रीजनेबल फोर्सिएबल था, यानी कि इसको पहले से ही पता था, इम्कान था इसको कि अगर मैं ये कार तेज़ चलाता हूँ या ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल यूज़ करता हूँ तो किसी का नुकसान हो सकता है। तो ये है प्रोक्सीमेट काज, यानी कि ये भी प्लेंटिफ को जो है शो करना पड़ेगा, यानी कि एक्चुअल काज भी शो करना पड़ेगा, प्रोक्सीमेट काज भी शो करना पड़ेगा। उसके बाद जो है कोर्ट फैसला देगी। ठीक है। उसके बाद आखिरी जो एलिमेंट है वो इंजरी है, यानी कि ये सब जो है एलिमेंट्स पूरे हो गए तो आखिर में जो है प्लेंटिफ को इंजरी भी होनी चाहिए। लेकिन अगर उसको इंजरी नहीं, कोई डैमेज नहीं हुआ तो कोर्ट में काहे का नुकसान मांग रहा है, काहे का, क्यों वो डैमेजेस कोर्ट तो उसको डैमेजेस पे नहीं करेगी ना, कि अगर उसको नुकसान ही नहीं हुआ तो इंजरी होना लाजमी है। ठीक है। इंजरी मेन इंग्रेडिएंट है इसका। इंजरी इज द डैमेज सफर्ड बाय द प्लेंटिफ ड्यू टू डिफेंडेंट एक्ट और ओमिशन, यानी कि इंजरी एक ऐसा नुकसान है जो डिफेंडेंट की एक्ट या ओमिशन की वजह से प्लेंटिफ को हुआ। अब इंजरी क्या है? इंजरी यानी कि हार्म में भी bodily harm to reputation and property, financial loss और mental harm, यानी कि हार्म जो है वो बॉडी को भी हो सकता है, उसकी रेपुटेशन को भी, प्रॉपर्टी को भी हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है और उसको मेंटली हार्म भी हो सकता है। ठीक है। यानी कि आखिरी जो ये एलिमेंट है इंजरी, तो नेग्लिजेंस में ये इंजरी होना भी लाजमी है। ऐसे नहीं है कि किसी ने ड्यूटी ब्रीच की, ठीक है, उसकी लीगल ड्यूटी थी, सब कुछ साबित किया लेकिन प्लेंटिफ को नुकसान ही नहीं हुआ तो उसको जो है उसका जो केस आगे नहीं बढ़ेगा, वो केस होगा ही नहीं नेग्लिजेंस का। यानी कि नेग्लिजेंस के लिए जो चारों एलिमेंट हैं वो होने चाहिए। ठीक है। अब ये नेग्लिजेंस के चारों एलिमेंट्स हो गए, यानी कि ड्यूटी ऑफ केयर टुवार्ड्स द प्लेंटिफ, ये पहला है, यानी कि प्लेंटिफ की तरफ ड्यूटी ऑफ केयर होनी चाहिए जो है डिफेंडेंट की। उसके बाद है ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी, यानी कि ये भी प्लेंटिफ को साबित करना पड़ेगा कि पहले उसने ये साबित किया कि उसकी ड्यूटी ऑफ केयर थी, उसके बाद ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी, यानी कि डिफेंडेंट ने अपनी लीगल ड्यूटी ब्रीच की। उसके बाद काजेशन, यानी काजेशन में उसको एक्चुअल काज और प्रोक्सीमेट काज दोनों ही साबित करने पड़ेंगे। एक्चुअल काज में वो क्या साबित करेगा? एक्चुअल काज में ये साबित करेगा कि अगर ये काम ये नहीं करता, यानी कि अगर डिफेंडेंट ये जो है कार तेज़ नहीं चलाता तो हमारा नुकसान नहीं होता। एक्चुअल काज में उसने ये साबित किया। और प्रोक्सीमेट काज में उसको ये साबित करना पड़ेगा कि जो डिफेंडेंट था, यानी कि जो कार चला रहा था, उसको पहले ही पता था, यानी कि थोड़ा बहुत वाकिफ़ था, प्रेडिक्टेबल था कि अगर मैं ये तेज़ कार चलाता हूँ तो इसका ये नुकसान हो जाएगा। यानी कि काजेशन में उसने एक्चुअल काज और प्रोक्सीमेट काज दोनों ही साबित कर दिए। उसके बाद आखिर में उसको इंजरी होनी चाहिए, यानी कि जो प्लेंटिफ है वो उसको इंजरी होनी चाहिए। उसके बाद उसका जो है कैसा उसको जो है डैमेजेस मिलेंगे। अब हम कुछ केस लॉज पढ़ेंगे जो माजी में हो चुके हैं और नेग्लिजेंस से रिलेट करते हैं, और उनको सुनने के बाद आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो ये पहला केस है बोरहिल वीएस यंग में, जो 1943 में हैपन हुआ था। इसमें क्या होता है, जो यंग है यानी कि जिसका नाम था, वो बाइक पे तेज़ जाता है और उसकी कार से टक्कर हो जाती है और उसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ हो जाती है। तो वहाँ रोड पे उसका खून पड़ा होता है। वहाँ एक औरत आती है जो प्रेग्नेंट होती है, वो बोरहिल यानी कि जो औरत है, और उसका खून देख के उसको नर्वस शॉक हो जाता है और उसका वो बच्चा जो है एबनॉर्मल पैदा होता है। फिर वो क्या करती है कि कोर्ट में वो जो बाइकर था उसके घर वालों के खिलाफ केस करती है कि मैंने जो है मेरा जो नर्वस शॉक हुआ है, एबनॉर्मल बच्चा हुआ है, वो इसका खून देख के हुआ है। ठीक है। तो कोर्ट उसको कहती है कि यहाँ जो ये बाइकर था इसकी ड्यूटी ऑफ केयर नहीं थी कि कोई मेरा जो खून देख के उसको नर्वस शॉक हो जाएगा। यानी कि बाइक वाले के खिलाफ वो कार वाला केस कर सकता था कि उसकी बाइक वाले की ड्यूटी ऑफ केयर थी कि वो आस्था चलाए, लेकिन ये ड्यूटी तो नहीं थी ना कि उसका जो है खून बहेगा और किसी को वो कोई जो है खून देख के किसी को नर्वस शॉक हो जाएगा। तो जज ने जो है उस प्रेग्नेंट औरत को कहा कि ये आपकी ड्यूटी थी कि वहाँ आप इस सिचुएशन में नहीं जाएं। ठीक है। तो उसको जो है वहाँ डैमेजेस नहीं मिले। दूसरा केस है बोल्टन वर्सेस स्टोन का, जो 1951 में हैपन हुआ था, जिसमें क्या होता है कि एक बहुत बड़ा स्टेडियम होता है, उसमें एक आदमी बैटिंग करता है और बहुत बड़ा छक्का मारता है जो कि बाहर जाके किसी को लग जाता है और वो इंजर हो जाता है, और वो कोर्ट में जाके केस करता है कि मैं
अपने डैमेजेस मांगने जाता है। और जब कोर्ट फैक्ट फाइंडिंग करती है तो उसको पता चलता है कि 30 साल में ये जो बाल है बाहर सिर्फ 6 बार गया है और वो भी किसी को लगा नहीं, यानी कि 5 साल में जो बाल है सिर्फ 1 बार बाहर गया है और वो भी पता नहीं कि किसी को लग जाएगी। यानी कि यहाँ जो डिफेंडेंट हैं वो फोर्सिएबली प्रेडिक्टेबल नहीं थे, यानी कि रीज़नेबली फोर्सिएबल नहीं थे, यानी कि उनको पता ही नहीं था, इम्कान ही नहीं था, इस चीज़ से वाकिफ़ ही नहीं थे कि ये जो बाल है वो बाहर भी जाएगा और बाहर जाके किसी को लगेगा भी। तो यहाँ इसको जो इंजर्ड पार्टी है उनको डैमेजेस नहीं मिले थे, क्योंकि जो है नेग्लिजेंस में हमने जो ये 4 चीज़ें पढ़ी थी, ड्यूटी ऑफ केयर भी होनी चाहिए, ब्रीच भी होनी चाहिए और जो है काजेशन भी होनी चाहिए। और काजेशन में एक्चुअल काज और जो है प्रोक्सीमेट काज भी होना चाहिए। यानी कि प्रोक्सीमेट काज में क्या होता है कि जो बंदा है वो रीज़नेबली फोर्सिएबल हो, यानी कि डिफेंडेंट जो है वो रीज़नेबली फोर्सिएबल हो, यानी कि उसको पता हो कि अगर ये मैं काम करूँगा तो उसका ये जो रिज़ल्ट निकल सकता है, इसकी ये इंजरी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ जिसने बेटिंग की उनको तो पता ही नहीं था कि ये बाल जो है बाहर जाएगा और किसी को लगेगा भी, क्योंकि 30 साल में सिर्फ 6 बार गया है, यानी कि 5 साल में सिर्फ 1 बार ही बाल बाहर जाता है और वो भी पता नहीं कि किसी को लगेगा या नहीं लगेगा। तो इसमें इसको डैमेजेस नहीं मिले। ठीक, दूसरा केस है पेल्सग्रेव वर्सेस लॉन्ग आइलैंड रेल रोड कंपनी का, जो 1928 में हैपन हुआ था। इसमें क्या होता है कि एक ट्रेन होती है जिसमें एक साइड से एक बंदा गिर रहा होता है। ठीक है, उसको ये रेल रोड कंपनी का गार्ड देख लेता है और उसको अंदर धक्का दे देता है ताकि वो गिरे नहीं। ठीक है, अब वो बंदे को अंदर तो धक्का दे देता है, लेकिन उस बंदे के हाथ में फायर क्रैकर्स होते हैं, यानी कि जो फटाके होते हैं वो होते हैं, वो यहाँ से उसके हाथ से गिर जाते हैं और वो फट जाते हैं और फट के जाके दूर कहीं दूसरे बंदे को लग जाते हैं और वो इंजोर हो जाता है। ठीक है, तो वो जो बंदा है जो इंजोर हो गया पेल्सग्रेव, वो जाके लॉन्ग आइलैंड रेल रोड कंपनी के खिलाफ केस कर देता है। ठीक है, लॉन्ग आइलैंड रेल रोड कंपनी के खिलाफ इसलिए केस करता है क्योंकि वो गार्ड उनका था। ठीक है, यानी कि गार्ड के खिलाफ केस कर देता है। ठीक है, तो अब जो बंदा इंजोर हुआ है उसको कोर्ट में यह साबित करना पड़ेगा कि उसने ये चीज़ तो साबित कर दी कि अगर ये बंदा इसको धक्का नहीं देता तो मैं इंजोर नहीं होता, यानी कि इसने एक्चुअल काज यानी कि यहाँ साबित कर दिया। काजेशन में उसने एक्चुअल काज ये साबित कर दिया कि अगर ये बंदा जो गार्ड था रेल रोड कंपनी का, उसने इसको धक्का नहीं दिया होता तो मैं इंजोर नहीं होता। एक चीज़ तो यहाँ साबित हो गई, एक्चुअल काज यानी कि। ठीक है, अब काजेशन का जो दूसरा कंपोनेंट है प्रोक्सीमेट काज, वो भी इंजर्ड पार्टी को साबित करना होगा। अब उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि उस बंदे को, वो बंदा जो है जो डिफेंडेंट है जिसके खिलाफ केस हुआ है, वो रीज़नेबली फोर्सिएबल था, यानी कि उसको पहले ही पता था, प्रेडिक्टेबल था, उसको इम्कान था कि अगर मैं ये काम करूँगा तो ये चीज़ होगी। तो अब इस पे प्रोक्सीमेट काज जो है इस पे साबित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये जिस गार्ड ने इसको धक्का दिया उसको ये पता तो नहीं था ना कि अगर मैं इस बंदे को अंदर धक्का दूंगा तो इसके हाथ से फायर क्रैकर्स करेंगे और वो फटेंगे और वो जाके किसी को लगेंगे और वो बंदा जो है इंजोर होगा। यानी कि इसको फोर्सिएबली जो रीजनेबली फोर्सिएबल नहीं था, यानी कि ये जो गार्ड था रेल रोड कंपनी का, इसको पता नहीं था कि अगर मैं इसको धक्का दूंगा तो इसके हाथ से फटाके गिर जाएंगे और किसी को लग जाएंगे और वो जो है इंजर हो जाएगा। तो इसमें भी पेल्सग्रेव को जो है डैमेजेस नहीं मिले थे, यानी कि यहाँ इस पे ये साबित नहीं हुआ था। एक्चुअल काज तो साबित हो गया लेकिन प्रोक्सीमेट काज साबित नहीं हुआ, यानी कि उस गार्ड को पता ही नहीं था, उसको इस चीज़ का इम्कान ही नहीं था कि अगर मैं इस बंदे को धक्का देता हूँ तो इसके हाथ से क्रैकर्स करेंगे और किसी को जाके लगेंगे। तो इसमें भी डैमेजेस इसको केस है डोनेगो वर्सेस स्टीवेंसन का, जो 1932 में हैपन हुआ था। इसमें क्या होता है कि दो दोस्त जाते हैं एक बियर के दुकान पे। वो लड़की जो है बियर के दुकान से एक बोतल लेती है, ठीक है, और वो अपने दोस्त को वो बोतल बियर की बोतल देती है। ठीक है, वो बियर की बोतल वो पीता है तो वो बीमार हो जाता है क्योंकि उससे स्नेल निकलता है। ठीक है, एक स्नेल निकलता है उस बोतल से और वो बीमार पड़ जाता है। ठीक है, अब ये दुकान वाले पे केस नहीं कर सकता क्योंकि उन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। इसको तो अपनी दोस्त ने बोतल लेके दी थी ना बियर की। ठीक है, अब ये अपनी दोस्त पे भी केस नहीं कर सकता।
ठीक है। और जो ये लड़की है इसकी दोस्त, ये भी दुकान वाले पे केस नहीं कर सकती क्योंकि इसको इंजरी नहीं हुई, ठीक है। नेग्लिजेंस में इंजरी होना भी लाजमी है। अब ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर पे भी केस नहीं कर सकते। अब मैन्युफैक्चरर पे इसलिए केस नहीं कर सकते डायरेक्ट क्योंकि उन दोनों के बीच भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तो ये केस कोर्ट में जाता है और यहाँ मैन्युफैक्चरर के खिलाफ ये केस जाता है और मैन्युफैक्चरर को यकीन होता है कि ये मैं केस जीतूंगा क्योंकि मेरा इनसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। फिर वहाँ जो है लॉर्ड एटकिंस है वो नाइबर प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। नाइबर प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करता है। इसमें क्या होता है कि ये जो है लाइबिलिटी, नाइबर प्रिंसिपल में क्या होता है कि जो लाइबिलिटी है ना मैन्युफैक्चरर की, उसको एक्सटेंड करता है, यानी कि इमीडिएट यूज़र तक नहीं होता है, यानी कि उससे ली और उसने पी, ऐसे नहीं। मैन्युफैक्चरर की लाइबिलिटी एक्सटेंड करके आखिर तक एंड कंज्यूमर तक वो लाइबल होता है नाइबर प्रिंसिपल के तहत, ठीक है ना। यानी कि इसमें कहा जाता है कि जो मैन्युफैक्चरर है अगर वो कोई चीज़ बनाता है तो उसको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि मेरी इस चीज़ से कोई बीमार तो नहीं पड़ेगा। अगर पड़ता है तो उस चीज़ का लाइबल वो मैन्युफैक्चरर होगा। यानी कि मैं नाइबर प्रिंसिपल में उन्होंने जो लाइबिलिटी है वो एक्सटेंड कर दी, यानी कि मैन्युफैक्चरर से लेके आखिर तक एंड कंज्यूमर तक उस मैन्युफैक्चरर की लाइबिलिटी है, उसकी ड्यूटी ऑफ केयर है, ठीक है ना। डिफेंडेंट मस्ट अवॉइड एक्ट्स और ओमिशंस व्हिच विल फोर्सिबल हार्म पर्सन्स who are so closely and directly affected by his acts or omissions that ought to have them in mind as being so affected। यानी कि डिफेंडेंट को उन एक्ट्स और ओमिशंस से अवॉइड करना चाहिए जिनसे ये इम्कान हो कि इससे कोई पर्सन इंजर हो सकता है या किसी आदमी को हार्म पहुंच सकता है। तो नाइबर प्रिंसिपल ये कहता है, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर है उसको एक्ट्स और ओमिशन से अवॉइड करने चाहिए जिससे किसी भी बंदे को नुकसान होने के इम्कानात हों, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरर को पता हो कि इस चीज़ से किसी को नुकसान हो जाता है तो इसको इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए, ये नाइबर प्रिंसिपल कहता है। और लॉर्ड एटकिन ने नाइबर प्रिंसिपल में जो मैन्युफैक्चरर की लाइबिलिटी है वो एक्सटेंड कर दी एंड कंज्यूमर तक, ठीक है। तो इसलिए उनको जो है जिन्होंने केस किया दोनों को, जो बीमार पड़ गया था उसको मैन्युफैक्चरर से जो है डैमेजेस मिले थे। दूसरा केस है डॉक्टर सीबी सिंह वर्सेस बोर्ड कंटोनमेंट ऑफ आगरा जो 1973 में हैपन हुआ था। इसमें क्या होता है कि डॉक्टर सीबी सिंह रात के टाइम दोस्तों के साथ ताजमहल की तरफ जाते हैं और रास्ते में एक रोड का काम चल रहा होता है और रोड के काम की वजह से वहाँ ट्रैफिक बैरियर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो अंधेरे की वजह से डॉक्टर को वो जो है ट्रैफिक बैरियर्स नज़र नहीं आते और उसकी गाड़ी उसमें लग जाती है, ठीक है। स्पीड भी उसकी इतनी ज़्यादा नहीं थी, 25 से 30 किलोमीटर पर आवर होती है, ठीक है। उसमें लगता है तो उसका अच्छा खासा नुकसान हो जाता है, जैसे कि वो सर्जन भी था और अब वो सर्जरी करने के भी काबिल नहीं रहा एक्सीडेंट की वजह से। तो वो जो है जाके कोर्ट में कंटोनमेंट बोर्ड ऑफ आगरा के खिलाफ केस कर देता है। कहता है कि जो उन्होंने ट्रैफिक बैरियर्स लगाए थे उसमें मेरी कार लगने की वजह से मेरा नुकसान हो गया है, कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। अब उन पर इल्ज़ाम क्या लगाता है कि जो ट्रैफिक बैरियर्स थे, ट्रैफिक आइलैंड थे, उस पर जो है लाइट रिफ्लेक्टर्स लगे हुए होते हैं आमतौर पर, वो नहीं लगे हुए थे, ठीक है। अगर वो लगे हुए होते तो इसका नुकसान नहीं होता, इसको वो ट्रैफिक बैरियर्स नज़र आ जाते। अंधेरा था उसमें इसको जो है ट्रैफिक बैरियर्स नज़र नहीं आए। अगर उस ट्रैफिक बैरियर्स पे जो है लाइट रिफ्लेक्टर्स येलो राइट रिफ्लेक्टर्स लगे हुए होते हैं या येलो पेंट लगी हुई होती है, जो लाइट उस पर लगती है तो रिफ्लेक्ट होते हैं और दूर से ही नज़र आ जाते हैं, तो उसको वो नज़र नहीं आए, उसकी वजह से उसका नुकसान हो गया। तो कोर्ट ने उसको उसके डैमेजेस भी बोर्ड ऑफ आगरा से लेके दिए थे। दोस्तों, पाकिस्तान पेनल कोड के दूसरे सेक्शंस के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। वहां आपको पाकिस्तान पेनल कोड 1860 का एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें सारे सेक्शंस मौजूद हैं, उनके भी वीडियोस आप देख सकते हैं। Kindly subscribe my YouTube channel Law Student and press the bell icon and share with your friends also. And you can follow me on Facebook and Instagram, link in description, or you can search them.